गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं खुर्श फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए साइंस 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूं, NCERT बेस्ड। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। थर्ड है हमारा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है। नॉन मेटल एंड मेटल में ये थर्ड क्लास है हमारी। हम इससे पहले धातु क्या होती है, धातु की परिभाषा और एग्जाम्पल, और अधातु क्या होती है, अधातु की परिभाषा और एग्जाम्पल, और धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद होना चाहिए, यानी कि पता हो, जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है, तत्वों की एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी। मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो वही बात दोहरा रहा हूं। एलिमेंट की सक्रियता से, ठीक है, यानी कि तत्वों की सक्रियता जो है संयोजकता कोष के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। संयोजकता कोष, वैलेंसी सेल के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, यानी कि एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है संयोजकता कोष के पूर्ण होने पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो किस प्रकार से डिपेंड करेगी वो हम बताएंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें कि जो धातु होते हैं, यानी कि मेटल जो होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है, जो मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये धनात्मक आयन बनाते हैं। और अधातु जो होते हैं बच्चों, नॉन मेटल जो होते हैं, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये जो है ऋणायन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा कि एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है संयोजकता कोष पर डिपेंड करती है। दूसरा हमने पढ़ा मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धनायन बनाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणात्मक होते हैं। मेटल और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हम इन सबको बनाने से पहले थोड़ा सा पहले हम समझ लें कि किस किस तत्व की संयोजकता क्या होती है। उसकी सेल जो हमने बात करी है, उस सेल में, आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे लिए टेबल बनानी होगी। टेबल में क्या होगा, टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने होंगे। जानने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तत्वों के प्रकार लिखते हैं इधर, तत्वों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दूसरा है तत्व, यानी कि एलिमेंट
तीसरा है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है बच्चों। और हमारा नेक्स्ट इसमें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखेंगे, तत्वों के प्रकार को देखेंगे, उसके बाद में तत्वों को देखेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम तत्वों के प्रकार के बारे में देखेंगे, उसके बाद तत्वों के उसके परमाणु संख्या के बारे में देखेंगे, और इसमें कोष जो होता है के, एल, एम और एन, ठीक है। इन तत्वों, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारी टेबल बन गई। तो सबसे पहले तत्वों का प्रकार हम देखते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस, ठीक। तो हम उन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में पढ़ेंगे। उत्कृष्ट गैसें यानी कि नोबल गैस, ठीक है बच्चों। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हीलियम, He, हीलियम, ठीक है बच्चों। हीलियम के बारे में देखते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हम देखते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इस तरह से हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इन कोषों में, ठीक है। तो सबसे पहले देखा हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है हमारा, ठीक। उसके बाद में के कोष में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो इनमें 2 थे तो 0 बचे, ठीक है। तो इसके बाहरी कोष में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नियोन, Ne, नियोन के बारे में देखते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो इसमें क्या होगा, 2 इसमें आ जाएंगे और 8 इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसका बाहरी कोष में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 0 और 0, 0 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारा तत्व आता है बच्चों आर्गन, आर्गन। अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका 2 हो गया, इसमें 8 आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएंगे, यानी कि 2 और 8 और 8 18 हो गया, ठीक है। इसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 0 है, ठीक। इस प्रकार से हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में देख सकते हैं कि हीलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और आर्गन के बाहरी कोष में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। ये हमारी उत्कृष्ट गैसों के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि धातु जो होती है, कुछ धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे लिए देखना होगा कि किन किन धातुओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि उनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। जब परमाणु क्रमांक का पता चल जाएगा तब हम उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातुएं, धातुएं यानी कि मेटल, ठीक है बच्चों। मेटल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें पहले लेते हैं सबसे पहले सोडियम, Na, सोडियम, ठीक है बच्चों। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, ठीक है। 11 परमाणु क्रमांक होता है इसका। इसके पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, और बचा 2 और 8 10 और 11 है ये, तो 1 बचा, यानी कि इसकी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 0, ठीक है। तो इसके जो सोडियम है इसके बाहरी कक्ष में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, धातु, ठीक है। ये धातुओं में पढ़ रहे हैं बच्चों हम। अब दूसरा है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में अगर हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, अर्थात 12। तो 2 और 8 और 2, इसमें इसकी बाहरी कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है।
तीसरा तत्व है हमारा बच्चों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। एल्यूमिनियम 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 का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 13। इसमें 2 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें हो गया 3। ठीक है, तो इसके लास्ट यानी कि आखिरी कक्ष में, अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 19 होता है। ठीक है, 19 2 8 8 और 1, ये 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, यानी कि इसकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा एक और देखते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है बच्चों, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 20 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 2 8 8 और 2, यानी कि इसके लास्ट कक्षा में, यानी कि आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम देखते हैं कि सोडियम की आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम की आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम की आखिरी कक्षा में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, और कैल्शियम की आखिरी कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे धातुओं में हो गए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, नोट नहीं करो तो आपके बुक में भी दे रखा है, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम अधातुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अधातु होती हैं, उसमें कितने, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? ये जो मैंने बताया है कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, इसके बारे में आपको समझ में आया नहीं? अब ये देखेंगे कि आपने सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे ये रखी हुई होती हैं, इसका कैसे पता चलता है कि इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बच्चों ये सब हमारा पीरियोडिक टेबल जब आवर्त वर्गीकरण होगा चैप्टर, उसमें हम बताएंगे आपके लिए कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं और वो किस तरह से डिवाइड हैं और कैसे कैसे। अब हम देखते हैं अधातुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, अधातुएं, नॉन मेटल के बारे में हो गया ये। अब नॉन मेटल में देखते हैं हम सबसे पहले, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में पहला एलिमेंट होता है हमारा बच्चों नाइट्रोजन, N, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो इसका 2 हो गया, इसमें 5 हो गया, यानी कि इसकी आखिरी कक्षा में 5 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लिखो या मत लिखो, छोड़ दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन में जो है परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 2 हो गया और 6 हो गया, अर्थात इसकी बाहरी कक्षा में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन की बात करते हैं बच्चों, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। तो 2 और 7, 9, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम करते हैं फॉस्फोरस की बात, P, फॉस्फोरस। ठीक है बच्चों, फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस जो होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा बच्चों, ये होता है हमारा 15 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें 2 आ गया, इसमें 8 आ गया, 10 हो गया, इसमें बचा 5। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा आता है ये सल्फर, S, सल्फर के बारे में बात करते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो 2 8 और 6 हो गया। ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 17 होता है। 2 8 और 7, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें देखना यह है कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की
बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी यौगिक को बनने के लिए जब धातु और अधातु जोड़ते हैं तो सबसे पहले इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करना होता है, ठीक है, ऑक्टेट पूर्ण करना होता है, तब ये किसी भी यौगिक का निर्माण कर। अब इसमें देखो आप 5 हैं तो इसे 5 बाहर करने में अधिक एनर्जी लगेगी या 3 अपने पास बुलाने में, तो आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाने में कम एनर्जी लगेगी, 5 इलेक्ट्रॉन अपने पास से निकालेगा तो अधिक एनर्जी लगेगी, इसीलिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। यानी कि ऐसा कोई हम धातु देखेंगे जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो और इसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति है 3 इलेक्ट्रॉन, तो वह एक यौगिक बन जाएगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसमें 3, ठीक है बच्चों, इसमें 2, इसमें 1। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कौन कौन सा तत्व जो इसके साथ कंबाइंड हो सकता है, जुड़ सकता है और हमारा एक यौगिक बन सकता है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया, कुछ तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था, ठीक है बच्चों, और बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी यौगिक का निर्माण किस प्रकार से होता है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम कि किसी भी यौगिक का निर्माण करके देखेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना होगा कि जैसे कि हम कोई भी देखते हैं अपना, सबसे पहले NaCl देख लेते हैं। NaCl का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। NaCl की बात करते हैं हम, तो हमारा Na है इसमें, ठीक है, और Cl है, Na है एक और एक Cl है, ठीक है। हमने देखा था क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात इसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता थी। हमने देखा कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। इसे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इसे 1 ग्रहण करना है, तो ये आपस में कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड बना सकते हैं जिसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ये किस प्रकार से बनाते हैं हम देखते हैं कि Na के बारे में अगर हम बात ये देखें, Na क्या है, एक ये मेटल है, ठीक है बच्चों, ये मेटल है अर्थात धातु है, ठीक है। ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है बच्चों। ये मेटल है, ये नॉन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, इसका 17 होता है। इसका देखें हम तो 2, 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। ये होगा 2, 8 और 7, ठीक है बच्चों, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है और ये ग्रहण कर सकता है, ये प्रवृत्ति रखते हैं। तो किस प्रकार से ये त्यागते हैं, किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम, ठीक है बच्चों। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा 11 है, ठीक। तो 2, 8 और 1 की बात करते हैं। तो अब ये 2, 8, 1 हो गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो सोडियम Na+ का चार्ज हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा धनायन, ठीक है, धनायन का निर्माण हो गया इससे। अब दूसरा देखते हैं हम कि ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, तो 2, 8 और 7। ये क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऐड कर लेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा इसमें और ये Cl- हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2, 8 और 8 हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2, 8 हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि 2, 8, 1 से 2, 8 हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये 2, 8, 7 से 2, 8, 8 हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया। अभी आपस में कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, इसकी बाहरी कक्ष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बनाते हैं हम, ठीक है, Na, और ये हमने बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, प्लस क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें 7 बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा,
क्योंकि अगर इसे अपने पास बुलाना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, और इसे अगर बुलाना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो अर्थात क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच सकता है अपने पास। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचकर NaCl का निर्माण करता है। ठीक है, NaCl, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला जो कि हमने सोडियम से लिया था ये। ठीक, ये हमारा सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस प्रकार से किसी भी यौगिक का निर्माण होता है। दूसरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ में आया या नहीं ये बताइए आप पहले। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखें तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, MgCl2 के बारे में अगर हम देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम है, ठीक है, इसमें 2 क्लोरीन है, 2 है ना क्लोरीन के परमाणु। ठीक है, ये हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया था बच्चों, 12। ठीक है, इसका 17, तो 2 8 और 2 ये हो गया था। ठीक है, और इसका 2 8 और 7 ये आपने देखा, ये एक का है केवल, इसमें है 2। ठीक है, 2 परमाणु हैं, तो ये 2 बार लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे क्योंकि एक एक की जरूरत है इसमें। तो हम किस प्रकार से, ये हो गया हमारा मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, ये मेटल और नॉन मेटल है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा प्लस Mg पर मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज लगा देगा। ठीक है, ये हमारा धनायन हो गया बच्चों। ठीक, इसमें क्या था, 2 8 और 2 था हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 और 8 रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए ये। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के क्या है, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होगा, एक के लिए 1 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 7 है, 1 की जरूरत है। अब 2 है तो 2 की इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्लोरीन, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 क्लोरीन है, तो ये इस तरह से माइनस, यानी कि इस पर देखेंगे तो 1 क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारा ऋणायन बनाएगा, ऋणायन। ठीक है बच्चों, ये ऋणायन बनाएगा, 2 8 7 होता है इसका, यहाँ हो जाएगा 2 8 और 8। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हमारा तत्व का इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़े हैं, इसने ग्रहण किए हैं, इसके बारे में पता है। अब क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा, तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये मान लीजिए, एक ये है और एक ये है। ठीक, प्लस क्लोरीन के 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है बच्चों, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे, इसकी भी 7 हैं, क्लोरीन है ये। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, 1 इधर चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे क्लोरीन से मैग्नीशियम पे। ठीक है, तो क्या होगा, Mg+2 यानी कि 2 प्लस के चार्ज हो जाएंगे, और ये जो होगा Cl 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8, जो कि मैग्नीशियम से आया था। अब इसके 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो 2 लगा दिया हमने, तो ये हमारा MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का, आयनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, जो कि आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिए एक बार। मैग्नीशियम है, क्लोरीन के 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं, मैग्नीशियम का 1 है, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा 2 8 1, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 12।
ठीक है। इसका 17 होता है परमाणु क्रमांक 287। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये आपस में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो 282 से 28 हो गया। और क्लोरीन के 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287, तो इसका 288 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अणु है इसके, और एक एक आपस में ग्रहण कर लेंगे। अब क्या होता है कि इसके हम देखते हैं किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो मैग्नीशियम तो 2 बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में ग्रहण करके ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये हमने किसी भी तत्व का निर्माण करना सीख लिया। ठीक है, निर्माण किस प्रकार से होता है किसी भी यौगिक का तत्वों से, आयनिक यौगिक का। ठीक है, अब हम देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये है हमारी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सबसे पहला होता है भौतिक प्रकृति। सबसे पहला पॉइंट हमारा भौतिक प्रकृति, यानी कि फिजिकल नेचर क्या है इसका। ठीक है, फिजिकल नेचर क्या है, तो ये बच्चों ठोस होता है। ठीक है, ठोस होता है, कठोर होता है और भंगुर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ठोस समझ में आता है, जैसे लोहा है ठोस है। ठीक है, चांदी है ठोस है, ये इस प्रकार से। कठोर का समझ में आता है कि लोहा कठोर होता है, एकदम हार्ड होता है, आपको हाथ से दबाएंगे तो दबता नहीं है। जैसे कोई अंगूर है, अंगूर दबाएंगे तो दब जाएगा। ठीक है, संतरा दबाएंगे तो दब जाएगा, लेकिन लोहे को अगर इस प्रकार से दबाते हैं तो नहीं दबता है, यानी कि ये कठोर है। भंगुर की बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि लोहे की अगर कोई गोली हो, उसको हम किसी हथौड़े से प्रहार करें उस पर, यानी कि तोड़ें, तो वो चपटी हो जाएगी, पिचकती चली जाएगी और अपना आकार बढ़ा लेगी। ठीक है, लेकिन हम क्या होता है कि आयनिक यौगिक, जैसे कि नमक देखा था NaCl, सोडियम क्लोराइड है, अगर इस पे हम लोहे का प्रहार करेंगे, यानी कि हथौड़ी से तोड़ेंगे, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, जैसे कि कांच टूटता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं भंगुरता। ठीक, ये भंगुर होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है बच्चों कि गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, यानी कि गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उच्च होते हैं, यानी कि हाई होते हैं। ठीक है, नॉर्मल यौगिकों से हाई होते हैं, उच्च लेवल के होते हैं, यानी कि अधिक होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं घुलनशीलता। इनकी घुलनशीलता देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के बारे में अगर हम देखते हैं तो बच्चों ये जो है ये घुलनशील होते हैं जल में। जल में जो होते हैं, यानी कि वाटर में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो केरोसिन ऑयल जो होता है, केरोसिन ऑयल में और डीजल में, पेट्रोल में ये घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, इसमें अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता विद्युत की चालकता के बारे में देखें बच्चों, तो क्या होता है, ये विद्युत के चालक ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में
ये विद्युत के चालक नहीं होते एंड ये लिक्विड स्टेट में यानी कि घुलनशील अवस्था में, जैसे कि पानी के साथ वाटर प्लस NaCl यानी कि नमक घुल जाता है, तब इसमें करंट प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ठोस केवल NaCl रखा है तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो ये हमारी विद्युत की चालकता हो गई, यानी कि हम ठोस में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं एवं घुलनशील में ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब देखते हैं हम जो गलनांक और क्वथनांक बताया था, कुछ आयनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिक हैं, उनके गलनांक क्या होते हैं और क्वथनांक क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है बच्चों, यानी कि कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक के बारे में हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले आयनिक यौगिक लेते हैं, आयनिक कंपाउंड, IONIC, आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आयनिक यौगिक। ठीक, दूसरा है हमारा यहाँ पर गलनांक। गलनांक ये केल्विन में लेते हैं, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, इधर है हमारा क्वथनांक। क्वथनांक की बात करते हैं यहाँ पर हम, ये भी केल्विन में लेते हैं, ये है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये हम इस तरह से हम लेते हैं। अब हमारा देखते हैं कि NaCl नमक जो है, NaCl जो है, इसका जो है गलनांक कितना होता है। गलनांक होता है 1074 केल्विन। ठीक है, ये इसका गलनांक होता है। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो 1686 केल्विन इसका क्वथनांक होता है, यानी कि इतने ताप पर, यानी कि 1074 केल्विन ताप पर ये पिघल जाता है और 1686 केल्विन ताप पर ये उबल जाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा लिथियम क्लोराइड, LiCl। ठीक है, लिथियम क्लोराइड की बात करें तो 887 इसका केल्विन मेल्टिंग पॉइंट हो गया और 1600 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा हमारा पॉइंट है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 के बारे में अगर हम देखते हैं तो CaCl2 का जो होता है गलनांक जो होता है 1045 केल्विन होता है। ठीक है बच्चों, 1045 केल्विन होता है, और अगर हम इसके क्वथनांक की बात करें तो 1900 केल्विन होता है। ठीक, ये हो गया हमारा गलनांक और क्वथनांक कैल्शियम क्लोराइड का। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का जो बच्चों गलनांक होता है ये होता है 2850 केल्विन, 2850 केल्विन, और इसका क्वथनांक जो होता है 3120 केल्विन, 3120 केल्विन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। इसका जो होता है गलनांक 981 केल्विन होता है, 981 केल्विन हो गया, और इसका गलनांक जो होगा, सॉरी क्वथनांक जो होगा 1685 केल्विन। ठीक है बच्चों, 1685 केल्विन। अब हम देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं, वो आते हैं। NaCl का गलनांक 1074 और क्वथनांक 1686 होता है। लिथियम क्लोराइड का गलनांक जो होता है 887 केल्विन होता है और क्वथनांक 1600 केल्विन होता है। कैल्शियम क्लोराइड का जो होता है गलनांक 1045 केल्विन होता है और क्वथनांक जो होता है 1900 केल्विन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो होता है गलनांक 2850 केल्विन होता है, क्वथनांक 3120 केल्विन होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो होता है गलनांक 981 केल्विन होता है
और क्वथनांक जो होता है 1685 केल्विन होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ अब हम मिलते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।